आपके पूरे करियर में कोई ऐसा केस जो आपको बहुत अलग लगा हो, जो बहुत अनोखा हो, क्या कहानी थी उस केस की? ये केस एक ऐसे इंसान के साथ है जो बहुत पढ़ा लिखा था, यूरोप में सेटल था, बहुत अमीर था, उसके बाद भी इतने बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का हिस्सा बना। कितने का लॉस हो चुका था? कितना बड़ा मामला था? 1 साल के अंदर लगभग 250 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई थी। कॉर्पोरेट्स में ये डिजिटल और साइबर का जो युद्ध है वो किस सीमा तक पहुंच चुका है और ये होता कैसे? अगर आज सिर्फ आप इंडिया का डेटा उठा के देखें तो 68% 68% क्राइम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं। आज की डेट में जितने फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें फोरेंसिक कैसे मदद कर सकता है? फॉरेंसिक कानून के लिए काम करता है, वो जुडिशियल प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब जैसा आपने बताया कि भाई एक अपराध हुआ तो उस अपराध के वो सबूत होने चाहिए जो कानून जिसको मान्यता देता है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय। आज हम बात करेंगे आदित्य जैन से। आदित्य जैन साइबर सिक्योरिटी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने यूरोप के बहुत सारे देशों में और भारत में बहुत सारा काम किया है। बहुत सारी कंपनियों, सरकारों और लोगों के लिए केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं। पता लगाया है कि साइबर ब्रीच या किसी तरह के साइबर नुकसान के पीछे कौन था, क्यों था और ये कब हुआ। आदित्य जी, सबसे पहला सवाल कि आपके पूरे करियर में कोई ऐसा केस जो आपको बहुत अलग लगा हो, जो बहुत अनोखा हो, क्या कहानी थी उस केस की? हर केस के बीच में कॉमन पैरामीटर 2 चीज़ें की होते हैं, एक ह्यूमन, एक साइबर, एक डिजिटल एस्पेक्ट। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है तो हम समझते हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते या हमारे को कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। ये केस एक ऐसे इंसान के साथ है जो बहुत पढ़ा लिखा था, यूरोप में सेटल था, बहुत अमीर था, उसके बाद भी इतने बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का हिस्सा बना। वो यूएस की एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी का पास आउट, एमबीए, बहुत सारा पैसा, और अपना पैसा लेके वो आए इंडिया। इंडिया में आके उन्होंने ढूंढा एक ब्रोकर जिसके थ्रू अपना वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे। उस ब्रोकर ने आपका पैसा एक डीमैट अकाउंट में होल्ड करा। डीमैट अकाउंट में होल्ड करने के बाद उन्होंने बोला कि अब उसकी ट्रांजैक्शन उनके बिहाफ पे वो करेंगे। जब वो ट्रांजैक्शन करना शुरू की उनके बिहाफ पे तो उनको लॉसेस हुए। 1 लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, 3 लॉस हुआ। ब्रोकर उनको बोलता गया मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको रिटर्न्स देता रहूँगा। वो कभी भी अपने पैसे को रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते थे। वो अपने ब्रोकर पे भरोसा करते थे कि वो उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है। जब लॉस ज़्यादा हो गए तो उन्होंने बोला कि आप ये ट्रांजैक्शन में तो दिखाएं कि आप ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पता लगाया कि ये ट्रांजैक्शंस सही नहीं है, ये जो लॉस हुआ है ये ज़्यादा है, जबकि इतना लॉस इतने स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उस ब्रोकर को कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस नहीं करोगे, और उन्होंने बोला आप रुक जाइए। वहाँ से केस शुरू होता है और वो उसके बाद आते हैं मेरे पास। वो बोलते हैं कि मुझे इस ब्रोकर पे डाउट है कि ये पैसा जो है ये ठीक जगह नहीं गया है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है लॉसेस कैसे हुए हैं। अब आप हालांकि ऐप यूज़ करते हैं तो जितने भी ब्रोकर हैं अपनी ट्रेडिंग ऐप्स आपको फ़ोन में दिखाते हैं कि ये आपका पैसा है और इतना आपको लॉस हुआ है या इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। हम भरोसा करते हैं कि जो ऐप कह रही है वो सच सच होगा। हम पीछे नहीं जाते कि कितना मार्जिन कट हुआ है और कितना पैसा जेन्युइनली लॉस हुआ है। अब जब वो मेरे पास आए तो मेरा दिमाग इस बात पे ठनका कि ये ट्रेड्स और ये एग्जीक्यूशन इनके कहे बिना हुए। पहली चीज़, इतने पढ़े लिखे इंसान ने कोई भी ट्रेड की एग्जीक्यूशन का पूरा राइट अपने ब्रोकर को दिया और विदाउट वेरिफिकेशन कि ये कोई भी ट्रेड उनसे ऑथेंटिकेट नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा, जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो इसकी जानकारी भी उनको नहीं थी कि उनके बिहाफ पे ट्रेड हो रहा है। और लगभग कितने का लॉस हो चुका था? कितना बड़ा मामला था? 1 साल के अंदर लगभग 250 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई थी। ओह माय गॉड। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में सारा पैसा इक्विटी के थ्रू डिफरेंट पोर्टफोलियोज में लगाया गया था और ये सारे पेनी स्टॉक्स थे। इनमें से कोई भी स्टॉक हाई प्रोफाइल, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं था। अब उनको लगता था कि वो पेनी स्टॉक्स को लगा के पैसा डबल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उस ब्रोकर पर भरोसा कर लिया। उसके बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन करने पहुँचे और जब हमने पता लगाया तो ये देखा कि वो डीमैट अकाउंट से पैसा अपने ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में डाले जा रहा था, वो भी इंडिया से बाहर, और कस्टमर को ट्रेडिंग ऐप पे दिखा रहा था कि मार्जिन के बेसिस पे लॉस हो रहा है। वो लॉस इंक्रीज करता था अपना। तो ये पता कैसे किया कि आखिर ये पैसा बाहर गया?
इसके 3 पहलू थे। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना था कि ये केस एफआईआर की तरफ जाए ताकि हमारे पास डिजिटल पैरामीटर आए। जब केस को एफआईआर बनानी थी तो हमें सबसे पहले प्रूव करना था कि क्राइम हुआ है। यहाँ पर जब आप अपने ट्रेडर पे भरोसा करते हैं और आप साइन करके उसको क्रेडेंशियल्स दे देते हैं तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप ट्रेडर पे भरोसा कर रहे हैं। हमने सबसे पहला काम ये करा कि जब आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपके बिना वेरिफिकेशन के और बिना ऑथेंटिकेशन के लिया गया है तो ये हैकिंग के कैटेगरी में आता है। मतलब कि आपका पासवर्ड आपके जाने बिना कोई और यूज़ कर रहा है आपकी परमिशन के बिना, इज़ कंसिडर्ड हैकिंग, जिसके बेसिस पे हमने केस लॉन्च करा। केस लॉन्च करने के बाद हमने मंगाया आईपी लॉग्स। आईपी लॉग्स उस सिस्टम के जहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो वो हमेशा एक्सचेंज पे हिट करता है और एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड लॉग्स आते हैं, चाहे वो एनएसई हो या बीएसई हो। वहाँ से हमने ट्रेड लॉग्स मंगाए कि ट्रेडिंग कब हुई, कौन से डेट पे हुई, कितने अमाउंट की हुई। वो ट्रेडिंग लॉग्स और एक्चुअल डेटाबेस जहाँ पर ट्रेडिंग लॉग्स दिखाए गए थे वो दोनों मैच नहीं करते। ट्रेडिंग हुई थी 2 रुपये की और दिखाई गई थी 10 रुपये की। जब हमने ये दोनों चीज़ों को कोलेट किया तो दिखाया कि ट्रेडर एक्चुअली झूठ बोल रहा था। वो ट्रेड ज़्यादा का दिखाता था, ट्रेड कम का करता था और पीछे अपना पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में डाले जा रहा था। तो 250 करोड़ गायब हो गए। ये पूरी ट्रांजैक्शन वो 1 साल के अंदर करते करते उसने सारा पैसा इंटरनेशनली ट्रांसफ़र किया और उन सारी चीज़ों को क्लोज करा, और क्लोज करने के बाद वो पैसा लेके फरार। हमारा इस पूरे केस में सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि हम डिजिटल एविडेंस को यूज़ करके उसको ट्रेस कैसे करें। अब सारी चीज़ें डिजिटल थी, आईपी था, वीपीएन था, सर्वर बाहर था, वो इंसान फरार है, ना फ़ोन रीचेबल है ना आईपी रीचेबल है। अब आप उस 250 करोड़ को रिकवर कैसे करेंगे और इंसान को पकड़ेंगे कैसे? यहाँ से पूरा डिजिटल साइबर क्राइम का केस शुरू होता है। आदित्य, ये बताइए कि कॉरपोरेट्स में, ये तो चलिए इंडिविजुअल की बात हुई, कॉरपोरेट्स में ये डिजिटल और साइबर का जो युद्ध है वो किस सीमा तक पहुंच चुका है और ये होता कैसे? हम इसको युद्ध की परिभाषा में इसलिए देखते हैं क्योंकि युद्ध में 2 लोग आपस में लड़ते हैं, बट अगर आप इसको देखें तो ये इंसान की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर खुद को प्रॉफिट करने वाला एक माध्यम बन चुका है। अगर आज सिर्फ आप इंडिया का डेटा उठा के देखें तो 68% क्राइम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं, जहाँ पर लोग दूसरों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के उनके ह्यूमन ब्रेन की वर्नेबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करके उनका फ़ायदा उठाकर उनसे पैसा ले रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइम, सेक्सटॉर्शन, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करना, इस तरीके के केसेस सबसे ज़्यादा बाहर आते हैं। अब ये साइबर और डिजिटल वॉर में इस सीमा तक पहुंच चुका है जहां पर आपकी आइडेंटिटी पूरी क्लोन हो चुकी है। आपका डेटा, जहां आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं सबको यूटिलाइज करके आप पे अटैक किया जाता है। यहाँ तक कि naukri.com पे अपलोड किया हुआ आपका CV भी पढ़ा जाता है ताकि आपके बारे में जान सके कि आप किन चीज़ों में रुचि रखते हैं और क्या करते हैं अपने जीवन में, जिसके बेसिस पे आपको कॉल आती है। तो आज आप कुछ भी डेटा इंटरनेट पर डालते हैं, वो एक करेंसी बन के किसी के फॉर्मेट में किसी के पास जाता है, जिसको यूज़ करके आपके ऊपर अटैक किया जाता है। तो आज कोई भी डेटा मार्कर, कोई भी डेटा पैरामीटर अगर आप इंटरनेट पर डाल रहे हैं वो आपके अगेंस्ट यूटिलाइज हो सकता है। ये तो हुई डिजिटल की बात। इसी में जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, इसी केस में सबसे बड़ा पहलू आता है फोरेंसिक का। आज की डेट में जितने फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें फोरेंसिक कैसे मदद कर सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। फॉरेंसिक कानून के लिए काम करता है, वो जुडिशियल प्रोसेस का एक हिस्सा है। अब जैसा आपने बताया कि भाई एक अपराध हुआ तो उस अपराध के वो सबूत होने चाहिए जो कानून जिसको मान्यता देता है, कानून जिसे कहता है कि हाँ, इसे हम एविडेंस एक्ट में सबूत मानेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आता है। आम आदमी को लगता है कि ये हमारे पास सबूत है, हमारे फ़ोन पे मैसेज आया है, ये है, उस ऐप हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि वो सबूत है। एविडेंस एक्ट के अंदर डिजिटल एविडेंस की परिभाषा को बहुत क्लियरली लिखा गया है। अब इसमें जो आप केस बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सबूत उस जो ट्रेडर था, जो ब्रोकर था, उसका मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा सबूत है। उसके मोबाइल फ़ोन में वो सारे कम्युनिकेशन, वो सारे लॉग्स, वो सारी एक्टिविटी, वो पैसा लेने के बाद किसी से बात करता होगा, वो पैसा कहीं मूव करता होगा, तो ये सब कुछ कोरिलेट किया जाता है। फॉरेंसिक यही करता है। फॉरेंसिक कानूनी तौर पे सबूतों को लेता है। एक बार मैं और ज़्यादा जोर देके कहता हूँ, कानूनी रूप से उस डेटा को हासिल करता है और उस डेटा को लेजिटिमेट तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ पे एक्सपर्टाइज के ज़रिए ले जाता है। फॉरेंसिक आज की डेट में ऐसा बन चुका है कि अगर सही तरीके से सबूतों को रखा जाए तो कानून सबसे ज़्यादा भरोसा
फॉरेंसिक पे करता है, क्योंकि इसका कलर ग्रे नहीं होता है, या तो ये वाइट होता है या ब्लैक होता है। इसमें ग्रे का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जगह नहीं है, या तो कोई चीज़ है या नहीं है। तो फॉरेंसिक का इम्पोर्टेंस आदित्य नो डाउट सबसे बड़ा है। इंद्रजीत जी, आप खुद फोरेंसिक के जाने माने विशेषज्ञ हैं, वर्ल्ड रिनॉन्ड एक्सपर्ट हैं। इसी बात पे मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था फोरेंसिक से रिलेटेड, कि क्या हमारे देश में हमारा नागरिक अपने फोरेंसिक राइट जानता है? क्या उसको मालूम है कि उसको अपने आप को फोरेंसिकली कैसे प्रोटेक्ट करना है? वो अपने आप को, अपना डेटा, अपनी एविडेंसेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? देखिए, सबसे परेशानी की बात यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे खतरनाक और भयावह रूप दुनिया ले चुकी है, डिजिटल दुनिया, साइबर दुनिया, इसका करिकुलम नहीं है। हम नैतिकता की बातें पढ़ा के बच्चे को हम उसे इतिहास की जानकारी दे के, हम उसे सामाजिक जानकारी दे के, हम उसको समाज में रहने लायक तो बना रहे हैं, लेकिन हम उसको सुरक्षित नहीं बना रहे हैं। मेरा कहना यह है कि बिल्कुल नहीं पता, हमारी पूरी पॉपुलेशन को नहीं पता कि हमें इस तरह के अपराधों को कैसे हैंडल करना चाहिए। हमें इस तरीके के अपराध हो जाएं तो उसके बाद क्या क्या करना चाहिए, ये नहीं पता, और इसे एजुकेशन सिस्टम में डालना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक देश के तौर पे, एक समाज के तौर पे आप सुरक्षित बने, तो पॉपुलेशन के अनजान रहते आप सुरक्षित नहीं हो सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं हमारे देश में साइबर और फोरेंसिक के राइट्स की एग्जीक्यूशन और उसकी अवेयरनेस की बहुत बड़ी नीड है? अब बहुत बड़ी नीड है, और ये आज आप शुरू करोगे तो हो सकता है 7-8 साल बाद आप उस लेवल को अचीव कर पाओगे जब आपकी पूरी पॉपुलेशन इससे अवेयर होगी। कैसे अवेयर होगी? आप प्राइमरी सिलेबस में डालिए बुनियादी जानकारी, आप सेकेंडरी सिलेबस में डालिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा, ये पॉपुलेशन जब आगे बढ़ेगी, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आप रेडियो के थ्रू, आप टीवी के थ्रू कितने लोगों तक आप जानकारी पहुंचा दोगे? आपको एक पूरी की पूरी पीढ़ी को लेके इन्फॉर्म करना होगा, उसे अवेयर करना होगा और उसे एजुकेट करना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं एक सेंटेंस में आपसे पूछूं कि अगर किसी इंसान को डिजिटली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हालांकि मैं तो सबको यही कहता हूं कि डेटा के लिए नो बोलना सीखो, किसी को कोई भी मांगे तो उसको नो बोलो कि तुम अपना डेटा क्यों देना चाहते हो। बट आपसे अगर मैं फोरेंसिकली एक रामबाण सोचूं कि आज इंसान को अपने आप को डिजिटली प्रोटेक्ट करना है और उसके पास अगर सबसे पहला कोई फोरेंसिक एविडेंस है, तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप जब घर से कहीं बाहर जाते हैं या घर में रात को सोते हैं तो करते क्या हैं? आप सारे खिड़की दरवाजे बंद करते हैं ना जी। आप जब घर से बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं ना जी। भाई, आपका घर और आपका संसार ये है। आपको शर्तें आती हैं किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले, तो वो घुमा फिरा के पूछता है कि आप ये वाला दरवाज़ा मेरे लिए खोल दो। आप पढ़ते भी नहीं हो, आप उसको यस कर देते हो, ओके खोल दिया। दूसरे वाले को दूसरा दरवाज़ा दे दिया, तीसरे वाले को तीसरा दरवाज़ा दे दिया। तो भाई, आपने तो अपने घर को लूटने के लिए खुद ही डिज़ाइन किया है, तो लूटेगा ही, आप बाज़ार में लूटोगे ही। मेरा कहना है कि अगर एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन आपसे लोकेशन की परमिशन मांग रही है, क्यों मांग रहे हो भाई? नहीं दूंगा मैं। और अगर आप इंस्टॉल नहीं होगी तो मुझे नहीं करनी है आपकी इंस्टॉल। अगर एक छोटे से किसी शॉपिंग की वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके ईमेल्स, आपके डेटा, आपके क्लाउड, उनका एक्सेस मांग रहा है, क्यों मांग रहे हो भाई? और उसके बाद अगर हमें इंस्टॉल नहीं करने दोगे, हमें नहीं करना। देखिए, लालच दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होती। ये जो एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल रही हैं, ये बदले में आपको लूटने के लिए आपको फ्री दे रहा है कि आपको आप तक वो पहुंच जाए और आपसे वो ले। क्यों भाई? आप मेरे सीधे से एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कोई तो बिजनेस मॉडल होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी कंपनियों में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी जा रही होंगी, फ्री में आप इस्तेमाल कर रहे हो। इसके पीछे कोई तो मैकेनिज़्म होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग आपके डेटा को चोरी कर रहे हैं, लेकिन आप विलफुल अपना डेटा दे रहे हो इनको। आपको लगता है कि आपको देना चाहिए, आप बिल्कुल दीजिए, लेकिन ये आपको कैटेगराइज करना होगा कि ये डेटा मैं किसी को नहीं दूंगा, ये जानकारी मेरी निजी है, इससे मुझे खतरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तय करनी होंगी और उसके बाद ये डिसाइड करना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमको देनी है और ये नहीं देनी।
यही एक तरीका है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे काउंटर ये है, दो कॉरपोरेट्स के बीच में जब आपस में लड़ाई होती है, तनातनी होती है, एस्पियोनाज होता है, जासूसी होती है, तो ये साइबर और डिजिटल दुनिया ये कैसे हथियार के तौर पे कॉरपोरेट्स इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए, और ये लड़ाई कितनी खतरनाक है? कॉरपोरेट में सबसे बड़ा युद्ध है पैसा, और पैसे को कमाने के इसमें दो जरिए हैं, एक है सच का और एक है झूठ का। जो सच का तरीका है वो होता है एस्पियोनाज, जिसमें एक कॉरपोरेट दूसरे का सच जानने की कोशिश करता है, जहाँ उनको मिलती हैं उनकी कमज़ोरियाँ, जहाँ मिलती हैं उनके नैरेटिव्स, जहाँ पता चलता है उनका पर्सनल डेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको वो यूज़ करके हर्ट करना चाहते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम आता है नैरेटिव का, कि वो उस सच को मैनिपुलेट करके कैसे दिखाएं, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें और उस झूठ को बाहर निकाल के अपने सच को बनाकर उस कॉर्पोरेट को चोट पहुंचाएं। इस तरीके से आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड में आपका डेटा मिस रिप्रेजेंट होता है या मिस इन्फॉर्म किया जाता है, या आपके डेटा को किसी गलत हाथों में दिया जाता है जो आपके डेटा को एक्सप्लॉइट करके आपको हैरेस कर सकता है। चाहे ये साइबर बुलिंग का केस हो जाए, चाहे ये एस्पियोनाज का केस हो जाए, चाहे ये नैरेटिव मिस इन्फॉर्मेशन का केस हो जाए। यानी बात तो वही हुई कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन जो है एक बम से ज़्यादा ताकतवर है। बम की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन से ही इंसान बन सकता है या ख़त्म हो सकता है। इस पे मेरा एक सवाल है आपसे, जहाँ तक सच ढूंढने की बात है, लोग सच छुपाते हैं। जहाँ डिलीटेड डेटा, डिलीटेड ईमेल्स, इरेज्ड हार्ड डिस्क, एंक्रिप्टेड ड्राइव्स का सवाल आता है, वहाँ आज फोरेंसिक साइंस कहाँ पहुँच चुका है कि जहाँ ये डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस और ये अनोनिमस चैट्स जहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, वहाँ पर फोरेंसिक कैसे मदद कर सकता है इनको रिकवर करने में? देखिए, दो बातें फोरेंसिक्स में बड़ी साफ हैं। फोरेंसिक की दुनिया में कुछ भी डिलीट नहीं होता। एक व्यक्ति ये सोच के कोई डिजिटल डेटा डिलीट करता है कि अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, इसकी जानकारी अब किसी को नहीं मिलेगी, अब हमारे अपराध या जो हमने गलत काम किया है उसके सबूत ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो डेटा फोरेंसिक विज्ञान के मुताबिक हासिल किया जा सकता है और हासिल किया जाता है। हासिल किए जाने के बाद उसे अदालत में रखा जाता है, और बहुत सारे पास्ट में केसेस हुए हैं जिसमें आरोपियों और गुनहगारों को सज़ा मिली। ये तो बात हुई एक। दूसरी बात, आपने चैट्स की बात की, आपने मैसेजेस की बात की। देखिए, विज्ञान के तौर पे हमें समझना होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं, जिसे हम रख रहे हैं या भेज रहे हैं, वो उसके प्रोसेसिंग से होके जा रही है। डिजिटल दुनिया में कुछ भी गया या आया, उसके ट्रेसेस रहते हैं। उस ट्रेसेस को पूरी तरह से कभी नहीं मिटाया जा सकता है। इसके लिए एक हालांकि बहुत सालों पहले एक प्रिंसिपल डेवलप हुआ था जिसे लोकार्ड की एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। लोकार्ड की एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक सीन ऑफ क्राइम पर कोई भी जब आता है और वहाँ से जब जाता है तो अपने साथ कुछ लेके आता है और जाते समय कुछ छोड़ के जाता है। यही कहानी डिजिटल वर्ल्ड में भी है कि कुछ भी आप करोगे उसके डिजिटल ट्रेसेस होंगे, और फॉरेंसिक साइंटिस्ट उन्हीं ट्रेसेस को ले करके कानूनी तौर पे और अपने केस को बनाता है। ये कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ परमानेंटली कभी डिलीट नहीं होती? नहीं, ये कह सकते हैं कोई भी चीज़ परमानेंटली ख़त्म नहीं होती है, और डिजिटल दुनिया में ख़ास तौर से आपके पास ट्रेस नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर के पास ट्रेस है, आपने जिसको भेजा है उसके पास ट्रेस है, आपने जो वाईफाई या जो नेटवर्क यूज़ किया है उस पर ट्रेसेस हैं। पूरी तरह से ट्रेसेस को ख़त्म करना लगभग नामुमकिन है। अब नामुमकिन तो है, लेकिन एक सवाल इस पे मेरे दिमाग में आया कि साइबर अपराधियों, डिजिटल वॉरफेयर, एस्पियोनाज, कॉरपोरेट वॉरफेयर और इस पैसे की लड़ाई के बीच आम आदमी बेचारा कहाँ खड़ा है? आम आदमी तो सबसे ज़्यादा हर्ट है। आम आदमी को तो ये भी नहीं पता कि उसका डेटा कहाँ जा चुका है और उस डेटा से उसको किस तरीके के अटैक आ सकते हैं। आज की दुनिया में आपने बहुत आम बातें जब सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट हमारे देश में इतना कॉमन हुआ, ऑनलाइन बेटिंग स्कैम इतना कॉमन हुआ। आज आप इतने सारे अटैक्स का शिकार कैसे बन सकते हैं? क्यों? क्योंकि आम आदमी का डेटा पब्लिक है। आपको एड्स जो दिखाए जाते हैं वो आपके डेटा से दिखाए जाते हैं। आज आप मार्केट में कुछ भी खरीद रहे हो उसके लिए आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हो वो भी आपको इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि आपको वही न्यूज़ देखनी है। इसका मतलब ये है आम आदमी का पूरा दिमाग कैप्चर्ड है। उसके आसपास जो हो रहा है वो उसको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, बट कोई करवा रहा है, और वो सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका डेटा पब्लिक है। तो ये सारी चीज़ उसके डिजिटल ट्रेसेस की वजह से, उसके साइबर पैरामीटर्स की वजह से। इसलिए आम आदमी तो इस समय अपने कंट्रोल से बहुत दूर है।
वो अपने आप को अपना डेटा ही कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक कि वो अपनी पूरी ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल प्रेजेंस का 100% कंट्रोल नहीं ले लेता, तब तक उसको नहीं पता कि उसके पास क्या आने वाला है। इस पे मेरा एक सवाल है, क्या आम आदमी को सोचना चाहिए कि उसका मोबाइल कभी हैक ही नहीं होगा, या कभी वो इन डिजिटल शिकारों का कभी अटैक बनेगा ही नहीं, कभी उसके ऊपर ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं? आम आदमी आज की डेट में सोचता है कि मैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा क्या है कि कोई मुझे अटैक करेगा। बट जब या तो उसके ऊपर कोई मैट्रिमोनियल केस हो, या उसके ऊपर कोई फ्रॉड हो, या वो किसी का शिकार बने, तब उसको समझ में आता है कि मेरे साथ कुछ हो गया। तो फोरेंसिकली उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी ही तो सबसे बड़ा टारगेट है। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल पावर है वो आम आदमी है। पैसा उसकी जेब में है, और 125 करोड़ लोगों की जेबों का पैसा देखने के लिए, लेने के लिए बहुत सारे शार्क नज़र गड़ाए बैठे हैं। बात आपने आम आदमी की। देखिए, ये जो डिजिटल दुनिया है ना, ये सुपरसोनिक तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी की नॉलेज और हमारे देश की जनता की जानकारी ये सुपरसोनिक तरीके से नहीं बढ़ रही है। आपको आज भी इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो इतना ख़तरनाक हो चुका है, आपको इंटरनेट और साइबर दुनिया और डिजिटल दुनिया के बारे में अवेयरनेस या उससे बचने के तरीके नहीं बताए जाते हैं। तो आम आदमी तो बेचारा सबसे लाचार है। अब दूसरी बात आई कि उसको करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, कानून के पास जाना चाहिए। आपको अगर जानकारी है तो आपके पास जो सबूत हैं, चाहे वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से, सही तरीके से जो कानूनी तरीका कहता है, जितने आप सबूत को बिना इंटीग्रिटी, बिना उसकी विश्वसनीयता को ख़राब किए आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, आप वो रखिए। विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। कभी भी साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल को टॉलरेट मत करिए। देखिए, वो इसीलिए आप पे हावी होता है, वो रोज़ अटैक करता है। कई सारे केसेस देखे गए हैं कि आज 20 लाख रुपए उसने लूट लिया है, अगले हफ्ते पुलिस में केस भी हो चुका है, और अगले हफ्ते फिर वो करता है उसको फ़ोन, और कहता है, कई बार सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, धमकी देता है वो कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। रीज़न ये है कि ना हमारा सिस्टम इसको बहुत सीरियसली लेता है, और न वो आम आदमी जिसके साथ अपराध हुआ है वो सीरियसली लेता है। भाई, आपको कोई थप्पड़ मार दे, अब पूरी दुनिया अपने सिर पे उठा लेते हो, पुलिस, थाना, दोस्तों को भी बुला लेते हो, लड़ाई करने भी पहुंच जाते हो, रोड रेज में ज़रा सी गाड़ी लग जाती है, आप बवाल काट देते हो। आपके ऊपर सबसे बड़ी डकैती हो जाती है, और आप खुद इतना कैजुअल लेते हो कि यार ये तो साइबर का मामला है, यार अब क्या करें। दूसरा, आपको हर चीज़ को सीरियसली लेना होगा, आपको उसको काउंटर अटैक करना होगा। साइबर क्रिमिनल जब तक डरेगा नहीं, तब तक वो लगातार अटैक करता रहेगा। सबूतों को रखिए, कानून में कोशिश करिए उसको खींच के ले जाइए, विशेषज्ञों की सलाह लीजिए, विशेषज्ञों की मदद लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन विशेषज्ञ आपको मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आम आदमी को करनी चाहिए। लेकिन आम आदमी से मेरा एक और सवाल है कि जिस देश में डिजिटल फ्रॉड, या किसी भी देश में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश में इस डिजिटल दुनिया जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और उसके नागरिकों के बीच अगर जानकारी नहीं है, नागरिक उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उस देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक देश लोगों से बनता है, अगर लोग ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे होगा? एक देश को बनाने के लिए उसके नागरिक बहुत ज़रूरी हैं, और हर एक नागरिक के पास उसके देश की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर हर देश में उसका नेशनल सिक्योरिटी आईडी है, जो उसके वोटर डेटाबेस, जैसे हमारे यहाँ आधार है, वोटर कार्ड है। बिल्कुल सही बात है। अब वो आज आप सोचें, आधार हर चीज़ से कनेक्टेड है, आपके पैन से, आपकी वोटर आईडी से, आपकी सारी ट्रांजैक्शन से, यहाँ तक कि आज आपकी डिजिटल यात्रा भी आधार से कनेक्टेड है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसके डिजिटल पैरामीटर बनाते हैं। अगर एक सिटीज़न अपने डेटा पैरामीटर को सोचे कि उसका इम्पैक्ट कहाँ है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी पे हर जगह से इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज की डेट में हमारे दुश्मनों को, हमारी पड़ोसी देशों को, हमारे देश के नागरिकों की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जहाँ कर हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हमारा पैसा कहाँ रखा है, हमारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन क्या है, हम लोग किस चीज़ को खाते हैं और किस चीज़ को पीते हैं, और किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं।
अगर उन्हीं चीज़ों को हमारे पड़ोसी मुल्कों से अटैक होना शुरू हो जाए, जिससे आम आदमी की लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ की हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा पीना, हमारा खाना, या हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स या हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, किसी भी चीज़ को चेंज किया जाएगा तो उस वजह से उस कंट्री पे इम्पैक्ट आएगा। तो हर एक नागरिक की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एक क्यूमुलेटिव तौर पे नेशनल सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करती है। अगर आपकी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट है तो नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट है। इससे मेरा एक सवाल है, एक आम आदमी को, कॉमन पॉपुलेशन के पास फोरेंसिकली अपने डेटा को प्रिजर्व करने का क्या ऑप्शन है? जैसे कि आपने बोला कि उसकी इंटेग्रिटी बिना डैमेज किए, या उसके पास सिर्फ अपना फ़ोन है, उसके पास सिर्फ वो चैट्स हैं और वो भी थोड़ी देर बाद वाइप ऑफ हो जाती हैं, उसके पास फोरेंसिकली अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए उस टाइम पे, उस क्राइम सीन पे अपनी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, सबसे पहला, अगर उसको लगता है कि किसी सामने वाले ने अपराध किया है और वो उस चैट को डिलीट कर देगा, अगर ये ऑप्शन उसको लगता है ऐसा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट को उस मैसेजिंग ऐप से किसी और को मत भेजिए। जैसे ही आप उस स्क्रीनशॉट को किसी और को भेजते हैं, तो जैसे हमारा डीएनए होता है, वैसे ही हर फाइल की एक हैश वैल्यू होती है। अगर वो हैश वैल्यू चेंज हो गई तो इसका मतलब कानून कहता है कि ये डेटा मैनिपुलेटेड हो गया है। आप उसको सेव रखिए अपने फ़ोन में। उसकी एक कॉपी आप कहीं भेज सकते हैं, लेकिन अपने फ़ोन से उसको डिलीट मत करिए अगर आपको लगता है कि वो डिलीट कर देगा। दूसरा, ऑडियो और वीडियो जैसी चीज़ें, आम आदमी को ऐसा लगता है कि हमने किसी की अपराधी की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली या वीडियो बना लिया तो कानूनी सबूत है। ऐसा नहीं है। वो कानूनी सबूत तब बनेगा अगर उस वीडियो या ऑडियो की ऑथेंटिसिटी कानूनी तौर पे प्रूव होगी। उस ऑथेंटिसिटी को बचाए रखने के लिए ये करना चाहिए कि जिस डिवाइस से भी उस ऑडियो को रिकॉर्ड किया गया है या उस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, उस डिवाइस में उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। आप उसकी कॉपी दूसरी जगह भेज सकते हो, पेन ड्राइव पे सेव कर सकते हो, लेकिन जो आपने ओरिजिनल डिवाइस से पेन ड्राइव पे सेव की है और आप कोर्ट के सामने लेके जाओगे तो वो एक विश्वसनीय सबूत नहीं माना जाता है। अगर मैंने इस मोबाइल फ़ोन से कोई वीडियो बनाई और मैं कोर्ट के पास लेके जाता हूँ कि जी ये वीडियो है, ये इसी मोबाइल में है और मैंने इसी मोबाइल से बनाई है, तो ये विश्वसनीय सबूत है, ये फॉरेंसिकली सही है। तो कभी भी आप कॉपी करके अपनी जिस भी चीज़ से आपने उसको रिकॉर्ड किया है या उसमें लिखा है या उसमें मैसेज आया है, उस डिवाइस को आपको अपने पास रखना होगा। वहाँ से आप कभी भी डिलीट मत करिए। दूसरा, कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी अपराध का शिकार हो गए हैं और सबूतों को आपको प्रिजर्व करना चाहिए, फॉरेंसिक इमेज बनवाइए। फॉरेंसिक इमेज ये होती है कि इस फ़ोन का एक क्लोन, एक हूबहू इसकी सारी डेटा की एक कॉपी, जो बिना इंटीग्रिटी को प्रभावित किए उसी हैश वैल्यू के साथ कॉपी जनरेट होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ऐसा कराना चाहिए। लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार एक अपराध के खिलाफ वो आपका सबूत है। अगर वो सबूत कानूनी तौर पे सही नहीं है, आप लड़ाई हार जाओगे। क्योंकि अदालत में आपने देखा है ना, वो कई तस्वीरें कि न्याय पे पट्टी बंधी रहती है। कानून को आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं है, कानून को आपकी भावनाओं से भी कोई मतलब नहीं है। कानून सबूत देखता है और सबूत की विश्वसनीयता देखता है। क्योंकि इंडियन लॉज में जो उसकी फ़िलॉसफी है, उस फिलॉसफी के मुताबिक कानून कहता है कि 100 दोषी बच जाएं, उसे मंजूर है, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है जिसमें सबूत, उसकी विश्वसनीयता, गवाह, टेस्टिमनी, इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डिफाइंड है। तो आम आदमी को अपने सबूतों को देखने की बहुत ज़रूरत है। सबूत आप अपने पास रखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता कि इसको कैसे रखना चाहिए, तो आप विशेषज्ञ की मदद लें, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद लें। वो आपको मदद करेंगे उस सबूत को कानूनी तौर पे अपने पास प्रिजर्व रखने की। इस कानून और इस कानूनी चीज़ से एक मेरे अंदर और सवाल आया कि स्विट्ज़रलैंड में आपने काम किया, आपने बहुत सारी पश्चिमी देशों के साथ काम किया। भारत और उनके लोगों, डिजिटल सिनारियो और साइबर क्राइम और डिजिटल क्राइम में आप क्या अंतर देखते हैं? सबसे पहला जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया बाहर के देशों में और अपने देशों में है, वो है अवेयरनेस का, जागरूकता का, जानकारी का। बाहर के देशों में उनको अपने डिजिटल प्रिवेसी राइट्स का, अपनी खुद के मार्कर्स के बारे में पता है कि मैं अपनी डेटा को कहाँ कहाँ दे रहा हूँ, किस फॉर्मेट में दे रहा हूँ और वो क्या रखा गया है।
हमारे देश में हमारा डेटा बहुत लूजली कंट्रोल्ड है। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने देश में अपना डेटा किसी भी फॉर्म, किसी भी वेबसाइट, किसी भी रजिस्टर या किसी भी रेस्टोरेंट को बड़े खुले आराम से तरीके से दे देते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपका नाम और नंबर क्या है, बड़े शौक से उनको बोल देते हैं। आपको कोई क्रेडिट कार्ड का फॉर्म बेचने आता है तो आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आप इंटरनेट पे जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, उस पर अपनी सारी डिटेल्स डाल देते हैं। इस तरीके से आप आए दिन अपने आम ज़िंदगी में अपना इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। बाहर ऐसा नहीं है। बाहर कोई भी अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है या देता है तो उसका रिकॉर्ड रखता है कि मैंने यहाँ दी, या वो जानता है यहाँ मैंने दी है और यहाँ वो इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ इतने ही डिफरेंस की वजह से वो अपनी डेटा प्राइवेसी को बहुत अच्छे से गवर्न कर पाता है। और वहाँ डेटा के कानून भी ऐसे हैं कि किसी भी कंपनी की हिम्मत नहीं है कि वो आपका डेटा ऐसे खुलेआम बेचे। यहाँ पे भारत में हालांकि अब उस कानून के बनने की बात चल रही है, सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन आज की जो तस्वीर है और जो पुरानी तस्वीर है वो तो ये है कि भाई आप तमाम बाज़ारों में चले जाइए, टेली मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए, उससे कहिए कि भाई हमको 2 लाख लोगों का डेटा दे दो, आपको खुलेआम बाज़ार में 10,000 20,000 रुपये में 2 लाख 5 लाख लोगों का डेटा मिल जाएगा। मैं वही आता हूँ, एक होता है लॉ बनाना, एक होता है लॉ की एग्जीक्यूशन करना। लॉ की एग्जीक्यूशन के बाद लोगों को पता भी होना कि ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है। हमारे देश में आम जनता को नहीं पता हमारा प्राइवेसी लॉ कितना शक्तिशाली है या हमारे प्राइवेसी लॉ में क्या क्या राइट्स हैं हमारे। आज आप और मैं जानते हैं कि हमारे प्राइवेसी लॉ हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, बट क्या पूरी देश की जनता जानती है कि उनके प्राइवेसी लॉ उनको कहाँ कहाँ डेटा देने से रोकते हैं? सर आदित्य, लॉ से बड़ी चीज़ शायद लोगों को नहीं पता होगा और मैं इस बातचीत के माध्यम से बताना चाहूँगा। भारत का संविधान निजता का अधिकार देता है। निजता के अधिकार का मतलब कि प्राइवेसी का राइट देता है। अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ये जानकारी बाहर जाए तो कानून से बड़ा तो संविधान है। वो वही तो फिलॉसफी है जो देश में सुप्रीम है, जिसे कोई नहीं बदल सकता है। जब वो अधिकार देता है आम आदमी को, और आम आदमी की जानकारी, उसकी निजता, उसकी प्राइवेसी को इस डिजिटल वर्ल्ड में खुलेआम रौंदा जाता है, खुलेआम उस पर बाज़ार सजे हैं, खुलेआम करोड़ों की इंडस्ट्री चल रही है और बड़े ही लेजिटिमेट तरीके से चल रही है, तो ये आदित्य एक बड़ी हैरानी और बड़ी दुख की बात है। आदित्य, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बातचीत से शायद लोगों का फ़ायदा हो और लोगों तक जानकारी पहुँचे। हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसी और बातचीत करें जिससे आम आदमी इस डिजिटल अपराध और साइबर अपराध से लड़ पाए और अपराध के खिलाफ़ मजबूती से खड़ा हो पाए।